नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने डाइजेस्ट सिस्टम के अंतर्गत अपना जो लास्ट प्रोसेस है उसका जो डाइजेशन यानी पाचन, इस पर चर्चा करेंगे। और ये डाइजेस्ट सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने सारे जितने सिस्टम्स हैं वो सब जाने। और कल आपको लास्ट लेक्चर में जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे, आज उन पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। और जो शशांक गुप्ता जी हैं, कोई उन्होंने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को प्रयास करते रहना है कि पूरे लेक्चर अगर आप सही से देखेंगे तो क्वेश्चंस कितना भी क्रिटिकल होगा, अगर आपको इसे टू द पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सही से समझा है तो हर प्रश्न आसानी से आपसे हैंडल कर सकेंगे परीक्षा में। और उसे आप नोट डाउन जरूर करते रहेंगे ताकि टाइम बिंग आप रिवीजन करते रहें। तो आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि HCl या नमक का अम्ल भाग है, यानी पित्तरस का, बाइल का, आंतरस का, इंटरनाइट का, जठरस का। तो जैसा चर्चा हो चुकी थी कि जो HCl या नमक का अम्ल है वो हमारी जठर ग्रंथियों का स्राव है, और जठर ग्रंथियों के स्राव को जठर रस कहा जाता है। जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं उनसे HCl का श्रवण होता है, जिसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। तो फर्स्ट प्रश्न के लिए HCl या नमक का अम्ल भाग है, उत्तर क्या होगा? जठर रस, ऑप्शन सी सही है। अगला बिंदु था प्रथम पाचक एंजाइम माना जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर प्रश्न होता प्रथम पाचक रस है, प्रथम पाचक रस, तो उत्तर होता लार। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रथम पाचक एंजाइम है। तो चूंकि लार खुद में एंजाइम नहीं है, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टाइलिन, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है पाइलोरिक बाल पाया जाता है। चर्चा हुई थी हम लोगों की कि जिस तरह से ग्रास नली से भोजन जब आमाशय में जाता है तो इंस्पेक्टर सेल्स पाई जाती हैं ताकि भोजन वापस ग्रास नली में ना आ सके। इसी प्रकार जब आमाशय मनुष्य की छोटी आंत से जहाँ जुड़ा होता है वहाँ एक पाइलोरिक बाल पाया जाता है जो भोजन को वापस छोटी आंत से आमाशय में नहीं जाने देता है। तो पाइलोरिक बाल पाया जाता है आमाशय और छोटी आंत के बीच, ऑप्शन इसका बी सही होगा। एक्चुअली में तो वैसे है आमाशय और ग्रहणी के बीच, चूंकि ग्रहणी का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन ग्रहणी चूंकि छोटी आंत का ही फर्स्ट पार्ट होती है इसलिए आपका इनडायरेक्ट ऑप्शन में ये कौन सा, आमाशय और छोटी आंत ही सही ऑप्शन होगा। आगे ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, हम लोगों ने चर्चा की थी। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ छोटी आंत की दीवारों में पाई जाती हैं और जो क्षारीय श्लेष्म का स्राव करती भोजन के पाचन में सहायक होता है। और इस तरीके से पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण चर्चा हुई थी कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग पाचन के संदर्भ में कौन है? इलियम है, जो कि छोटी आंत का भाग है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, और चूंकि छोटी आंत के एग्जैक्ट पार्ट का यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं तो किस में होता है? इलियम में होता है। तो ये 5 प्रश्न ऐसे ही सभी लेक्चर्स के आपको कुछ ना कुछ MCQs टाइप क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जिन्हें आप अपने टॉपिक का रिवीजन करने के बाद हैंडल करते रहेंगे ताकि हम टॉपिक की क्रिएटिविटी तक आराम से पहुँच सकें। ठीक है, और आगे हम लोग इसी टॉपिक को रनिंग में रखते हुए जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अब डाइजेशन प्रोसेस है, जो पाचन की क्रिया है, संक्षेप में उसे और देख लेते हैं। तो हम लोगों का पाचन एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसे अच्छे से नोट डाउन भी करना है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आज क्या हो जाएगा टॉपिक? ये पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत संक्षेप में आपको जानना है, परीक्षा दृष्टिकोण से जो प्रश्न उपयोगी हैं बस उन्हीं बिंदुओं पर हम लोगों को पहुंचना है। तो चूंकि पहले चर्चा हो चुकी थी कि पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, पाचन प्रारंभ होता है, तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मुख से। पाचन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मुख से। और मुख में कौन है आपके? लार। लार में कौन है? टाइलिन। मुख्य रूप से लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक एंजाइम पे और हम लोगों ने चर्चा की थी, लाइसोजाइम। थायोसाइनेट आयन भी है लेकिन पर्टिकुलर कौन है? लाइसोजाइम। और टाइलिन की हम लोग पीएच पे भी चर्चा कर चुके थे, लगभग 6.8 के आसपास होती है। टाइलिन का कार्य क्या है? वो स्टार्च को कहते हैं, तो आप मंड भी कह सकते हैं, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और शरीर के आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का कुल 30% स्टार्च जो पचाया जाता है उसका पाचन होता है, वो कहाँ होता है? मुख में होता है। यानी कुल ग्रहण किए गए स्टार्च की 30% मात्रा का पाचन कहाँ पर होता है? मुख में होता है। और इसी के बाद हम लोग आगे चलेंगे। मुख से जब आप आगे चलते हैं तो आपने अपने भोजन को ग्रसनी यानी फैरिंक्स से होते हुए ग्रास नली यानी ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुँचाया था? आमाशय में पहुँचाया था। तो चूंकि आपकी ग्रसनी आपकी मुग्गा का ही पीछे का भाग है, ग्रास नली आपकी एक ट्यूब है और ये केवल फूड पैसेज है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ग्रसनी कौन है? मुग्गा का पश्च भाग है। तो जो मुग्गा की प्रोसेस है वो ग्रसनी की प्रोसेस है। आगे भोजन कहाँ पहुँचेगा? आमाशय। आमाशय के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द, प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान। जैसे मुख कौन है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च पाचन का मुख्य स्थान।
तो आमाशय या स्टमक आपका कौन है? प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान है, यानी प्रश्नों का मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। तो उत्तर क्या होगा? आमाशय। और इसके लिए आमाशय में हम लोगों ने जाना था कौन सा? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जठर ग्रंथियों के अंतर्गत 3 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे जो आपके लिए पाचक रस का स्राव होता है, जिन्हें हम जठर रस के नाम से जानते हैं। तो उनमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कौन सी हैं? पेप्सिनोजेन एंजाइम, पेप्सिनोजेन एवं प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। और जो भित्ति कोशिकाएं हैं उनसे किसका स्राव होता है? HCl का। और पाचन के संदर्भ में अगर देखें तो इस HCl के प्रभाव से ये जो पेप्सिनोजेन है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजेन किस में बदल जाती है? पेप्सिन में। और इसी प्रकार HCl के प्रभाव से प्रोरेनिन किस में बदल जाती है? सक्रिय रेनिन में। यानी पेप्सिनोजेन बदल दिया जाता है HCl के प्रभाव में पेप्सिन में, और प्रोरेनिन बदल दिया जाता है HCl के प्रभाव में रेनिन में। और पेप्सिन स्वयं में एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीओजेज में तोड़ देता है, प्रोटीन का पाचन। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम जो आपके दूध में उपस्थित जो कैसिनोजिन प्रोटीन होती है उसमें किसमें बदल देती है? केसीन में परिवर्तित कर देती है। ठीक, रेनिन दूध में पाया जाने वाला एंजाइम है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो रेनिन होता है, और कैसिनोजिन प्रोटीन को केसीन में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में बचे हुए भोजन को हम लोग काइम के नाम से जानते हैं। काइम एक महत्वपूर्ण शब्द। आमाशय में भोजन क्या कहा जाता है? काइम। आमाशय में भोजन काइम, यानी काइम शब्द अगर भोजन के लिए होगा तो कहाँ पहुँचेंगे आप? आमाशय पहुँचेंगे। और अब ये काइम आपकी छोटी आंत में जाने के लिए तैयार है, जो कि पाचन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे पाचन के संदर्भ में? छोटी आंत में। छोटी आंत एक और महत्वपूर्ण शब्द था कि मुक्का में जब भोजन में लार मिल जाती है तो इस भोजन प्लस लार को क्या? बोलस कहा जाता है। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। यानी लार मिले हुए भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है। और इसी प्रकार से आमाशय में बचे हुए भोजन को क्या? काइम कहा जाता है। और काइम कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में 3 पाचक रसों का भोजन में मिश्रण होता है। इनके लिए हम लोग संक्षेप में जान लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा पित्तरस, इसके बाद है अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस, और उसके बाद है आंत रस। ठीक, बहुत ही संक्षेप में आपको जानना है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, लेकिन पीएच 7.8 से 8.6 तक होती है पित्तरस। और पित्तरस की विशेषता क्या है? पित्तरस में बाइलरुबिन और बाइलबर्डिन पिगमेंट पाए जाते हैं, और साथ ही सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टारकोलेट पाए जाते हैं, जो भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उसे जल के साथ मिला के वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसे वसा का इमल्सीकरण या इमल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण शब्द है पित्तरस, जिसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीएच उसकी 7.8 से 8.6 होती है। वसा पाचन में सहायक है ये। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण शब्द है, वसा में घुलनशील जो 4 विटामिन होते हैं A, D, E और K, इनके अवशोषण के लिए भी कौन? पित्तरस सहायक होता है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण रस जो मिलता है भोजन में वो अग्नाशयी रस है, क्योंकि अग्नाशय एकमात्र शरीर की कौन? मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, उभयस्रावी ग्रंथि है। यानी अगर परीक्षा में प्रश्न होगा कि शरीर की एकमात्र उभयस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है? अग्नाशय है। और अग्नाशय से निकलने वाले रस को अग्नाशयी रस कहा जाता है, क्योंकि अग्नाशय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी के लिए पाचक एंजाइम्स का स्राव होता है। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये आप बात ध्यान देंगे कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और अग्नाशयी रस की अगर हम लोग पीएच पे बात करते हैं तो अप्रॉक्स 7.5 से 8.3 लगभग होती है, 7.5 से 8.3 होती है अग्नाशयी रस। और पूर्ण पाचक रस कहा जाता है तो किसे? अग्नाशयी रस को। पेप्सिन है, एमाइलेज और लाइपेज प्रमुख अग्नाशयी रस हैं। और ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं अपनी रचना के अंतर्गत कि पित्तरस और अग्नाशयी रस दोनों भोजन में कहाँ मिलते हैं? ग्रहणी में आके मिलते हैं, डिओडिनम में, यानी आपकी छोटी आंत के पहले भाग में आके दोनों भोजन में मिलते हैं और भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। पाचन के संदर्भ में जो अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा है? आंत रस। ये भी आपकी छोटी आंत के अंतर्गत आंत रस मिलता है।
आंतरस। और इसकी जो लगभग पीएच होती है वो 7.5 से अप्रॉक्स 8 होती है। आंतरस की विशेषता क्या है? उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण एक शब्द क्या है कि संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ होता है या संपूर्ण भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी है, तो किसे माना जाता है? आंतरस को। संपूर्ण भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? आंतरस में होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। और पाचन के संदर्भ में सर्वाधिक अगर आप पीएच की बात करेंगे तो सर्वाधिक पीएच किसकी होती है? पित्तरस की मानी जाती है। पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। और इस प्रकार से इन तीनों रसों के भोजन में मिलने के पश्चात, क्रिया करने के पश्चात जो पचा हुआ आपका भोजन, डाइजेस्टेड भोजन है, वो कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत के पश्च भाग, इलियम में। पश्च भाग क्या कहा जाता है? इलियम। छोटी आंत के पश्च भाग को क्या कहा जाता है? छोटी आंत के पश्च भाग, इलियम में। और इलियम की दीवारों में कौन पाई जाती है? विलाई। चर्चा कर चुके हैं हम लोग, विलाई पाई जाती है, विलाई। और ये विलाई छोटी आंत की दीवारों से पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। यानी प्रश्न होगा कि शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और यहाँ से ये पचा हुआ भोजन यकृत निवाहिका शिरा, हेपेटिक पोर्टल वेन, यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है? यकृत में पहुँचाया जाता है। और यकृत से ये रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुँचाया जाता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन संपूर्ण शरीर में छोटी आंत की दीवारों के द्वारा इलियम की विलाई के माध्यम से अवशोषित करके यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा होते हुए यकृत में और यकृत से रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है, जिससे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी भोजन का पाचन हमने मुख से प्रारंभ किया था और छोटी आंत की दीवारों में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया था। अभी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर शेष है कि जो पचित भोजन है वो छोटी आंत से अवशोषित कर लिया जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड, तो जो मनुष्य की छोटी आंत होती है, मनुष्य की छोटी आंत कहाँ खुलती है? बड़ी आंत में खुलती है। कल चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जो बड़ी आंत है उसकी चौड़ाई तो छोटी आंत से अधिक होती है, निपेट अधिक होती है, लेकिन लेंथ कम होती है। यानी कौन सी आंत मनुष्य की लंबाई में अधिक होती है? तो उत्तर छोटी आंत है। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। और बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम या पाचन नहीं होता है। तो बड़ी आंत का फिर कार्य क्या है? ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। केवल बड़ी आंत में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यानी अपचित भोज्य पदार्थ कुछ समय के लिए रुकता है। और अपचित भोज्य पदार्थों में से यानी अपचित भोज्य पदार्थों में से जल का अवशोषण किया जाता है ताकि शरीर से अधिक मात्रा में जल की हानि ना हो। अपचित भोज्य पदार्थों से जल का अवशोषण किया जाता है और जो शेष अपचित भोज्य पदार्थ है जो सेमी सॉलिड अवस्था में होता है, जिसे हम मल पदार्थ कहते हैं, वो रेक्टम और उसके बाद कोलोन, उसके बाद रेक्टम से होता हुआ यानी मलाशय से होता हुआ एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी अपचित भोज्य पदार्थों से जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य के मल में जो दुर्गंध होती है अपचित भोज्य पदार्थों के अंतर्गत, वो इंडोल और स्केटोल नामक पदार्थों के कारण होती है। और जो भूख और प्यास की तृप्ति का केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस भी माना जाता है। स्टैंडर्ड वे में उसे डाइनसेफ्लान के संदर्भ में भी देखा जाता है। तो लेकिन अगर ये आपसे प्रश्न होगा कि भूख और तृप्ति का केंद्र है, तो आप अभी तक के अपने डिस्कस किए गए टॉपिक में हाइपोथैलेमस के लिए रहेंगे। तृप्ति का केंद्र है, भूख और प्यास का केंद्र है, तो उत्तर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पाचन तंत्र के अंतर्गत अपनी आहार नाल, अपनी सहायक पाचक ग्रंथियाँ और निकलने वाले पाचक रस, इन सब के संदर्भ में देखा है। आप इस टॉपिक को अच्छे से सर्वाइव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एक अगले सिस्टम के साथ बॉडी के सिस्टम के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज के लिए आपके जो टॉपिक से हम लोगों ने डिस्कस किया है उससे ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपने पढ़े हुए टॉपिक्स में से अच्छे से देखकर हैंडल करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई से संबंधित डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। और पूरी उम्मीद रहेगी कि जितना आपने अच्छे से शॉर्ट किया है, सब कुछ नोट डाउन किया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सारे आपके हैंडल हो जाएंगे और सभी लोग इनके आंसर्स देने की कोशिश कीजिए ताकि एक रिसाइकिल हो सके टॉपिक, कि हमने अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो उनके क्वेश्चंस एग्जाम में जिस तरह से आते हैं पुटअप करने की स्थिति में हैं या नहीं है। हम लोग आपके ऑप्शंस का और आंसर्स का वेट करेंगे। थैंक यू।